लेगेसी स्टूडियो ये शायद आज के दौर में कुछ लोगों के लिए लागू नहीं करती। हाँ, सेकंड जनरेशन को ये वसीयत में मिलती है और उसका एक धर्मा है टू कैरी फॉरवर्ड द फैमिली बिजनेस। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपनी छाप छोड़े। मशहूर फिल्म मेकर निर्माता करण जौहर, उनके करियर की शुरुआत हुई थी बाय फर्स्ट असिस्टिंग आदित्य चोपड़ा ऑन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसके बाद करण जौहर की पहली डायरेक्टोरियल आई थी कुछ कुछ होता है इन 1998। और फिर कुछ साल के बाद उन्होंने डायरेक्ट की थी कभी खुशी कभी गम। यदि आप इन तीनों फिल्मों में अगर आप देखें तो शायद कहीं ना कहीं एक जो मैं कहूँगा धर्मा प्रोडक्शन की जो लेगेसी जो उनके पिता छोड़ के गए थे उसकी आपको यहाँ पे झलकी दिखेगी। लेकिन हाँ, कभी खुशी कभी गम में करण जौहर ने ये बताया कि दैट इट इज नॉट अ सिन इफ यू क्वेश्चन द पेट्रियार्क ऑफ द हाउस। खैर 2004 में दुर्भाग्य से करण जौहर के पिता यश जौहर की उनकी डेथ हो गई और उसके बाद धर्मा प्रोडक्शंस की डोर उनके हाथ में आ गई। और 2006 में करण जौहर प्रोड्यूस्ड एक फिल्म आई थी कभी अलविदा ना कहना, जिसने काफी लोगों को शॉक किया। क्योंकि मेरे ख्याल से इट वाज अनयूजुअल ड्यूरिंग इन दैट टाइम टू हैव अ मेन स्ट्रीम फिल्म विद सुपरस्टार्स हु आर एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, और इस फिल्म में इनफिडेलिटी की भी बात की गई है। तो खैर करण जौहर का की जो अगली डायरेक्शन आई थी वो थी मैं माय नेम इज खान। वो तो खैर एक स्लाइस ऑफ लाइफ अंडरडॉग स्टोरी थी। और उसके बाद 2014 में करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी टू स्टेट्स विच वाज बेस्ड ऑन टू लवर्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। तो ये फिल्म वंस अगेन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और मैं कहूँ कहीं ना कहूँगा एक जो एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स है उस चीज को ये फिल्म इट वाज बेस्ड ऑन दैट। और फिर 2016 में करण जौहर डायरेक्टेड ए दिल है मुश्किल विच अगेन वाज अ स्टोरी अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। और उसी साल धर्मा प्रोडक्शन ने एक और फिल्म प्रोड्यूस की थी कपूर एंड सन विच इज बेसिकली अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली। और मेरे ख्याल से तो खैर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स आई थिंक जो धर्मा प्रोडक्शन ने जो पिछले साल की जो फिल्म आई थी गहराइयाँ जो सिर्फ ओटीटी पे आई थी, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और बहुत ही रियलिस्टिक थी वो। खैर आप सोच रहे होंगे कि भाई हम यहाँ पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का रिव्यू करने वाले हैं या फिर हम कुछ करण जौहर की फिल्मोग्राफी आपको बता रहे हैं। खैर आई थिंक ये बताना जरूरी इसलिए है जस्ट टू शो दैट कि ऐसा पहली बार नहीं है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और डिसफंक्शनल फैमिलीज को एक्सप्लोर किया है। और अब आप कहेंगे कि भाई जब रॉकी और रानी का ट्रेलर आया तो देखने में तो वो बिल्कुल एक और टू स्टेट्स की तरह लग रही थी, और कल हमें पता चला जब हमने ये फिल्म देखी इसके शायद कुछ एलिमेंट्स a little bit similar to the 2006 Telugu film Bomar Rillu, which had Genelia Deshmukh and Siddharth in the leads. अब खैर अब आप सोचेंगे कि ये विषय कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डिसफंक्शनल फैमिलीज इसको जब आप ऑलरेडी टू स्टेट्स और कई फिल्मों में आप एक्सप्लोर कर चुके हो तो फिर आप इस रॉकी और रानी में आप क्या नहीं ला रहे हो। खैर अगर इस फिल्म की बात करूं तो बेसिकली द टू कैरेक्टर्स ऑब्वियसली जो टिटुलर कैरेक्टर्स है रॉकी दैट्स प्लेड बाय रणवीर सिंह एंड रानी प्लेड बाय आलिया भट्ट। तो रॉकी तो खैर एक रिच पंजाबी मुंडा है दिल्ली का, उसे अंग्रेजी नहीं आती है, उसके डोले शोले हैं, उसके बात करने का अंदाज बहुत कहूँगा कुछ ज़्यादा ही कुछ हैवी मेरे ख्याल से दिल्ली का एक्सेंट है न। और वो अपने जो रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, अपनी छातियाँ अक्सर उसकी छाती खुली रहती है और उसे डांस करना बहुत पसंद है। लेकिन वो डांस सिर्फ तब कर सकता है जब उसकी दादी और धनलक्ष्मी रंधावा और जब उसके पिता तिजोरी प्लेड बाय आमिर बशीर, जब उसकी दादी और पिता जब ना हो तो वो तभी डांस करता है। तो खैर इसका रॉकी और रानी की जो मुलाकात इसका जो क्रेडिट जाता है वो है इनके मैं कहूँगा रिस्पेक्टिव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। तो कहानी कुछ ये है कि जो रॉकी रंधावा के जो ग्रैंडफादर है कंवल लुंद प्लेड बाय वेटरन एक्टर धर्मेंद्र, इनकी तबीयत ऑब्वियसली ही इज व्हील चेयर बाउंड। कई साल पहले ये सीढ़ियों से गिर गए थे। इन्हें कविता का बहुत शौक था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली प्रेशर था कि नहीं आपको फैमिली बिजनेस करना पड़ेगा। और जब खैर इनका जब दुर्भाग्य से जब ये सीढ़ी से गिरे तो ये तो खैर व्हील चेयर पे आ गए थे। और तब रंधावा जो बिजनेस उनका जो बूंदी का बिजनेस है वो पूरा टेक ओवर कर लिया था हमारी धन लक्ष्मी रंधावा ने, दैट्स जया बच्चन। और अब बस हमारे बेचारे कंवल लुंड साहब वो तो सिर्फ व्हील चेयर पे बैठे हुए रहते हैं। उनकी यादाश्त उस हादसे में उनकी यादाश्त काफी कमजोर हो गई थी। बस अक्सर उनके जुबान पे एक नाम आता है जामनी। अब रणबीर जो हमारे रॉकी है वो और जो बाकी परिवार वाले हैं वो ही सोचते हैं कि भाई ये जामनी है कौन, ये दादाजी किसका जिक्र करते रहते हैं। तो खैर हमारे रॉकी भाई साहब वो
एक निर्णय लेते हैं कि ज़रा ये जामनी कौन है, कोई वाक़ई में कोई असली में है या क्या है, इसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। वो एक सिंपल गूगल सर्च करते हैं और उन्हें कुछ एक कंपनी के बारे में पता चलता है, कैफ़े के बारे में, और वो उस ऑफ़िस के एक ऑफ़िस में जाते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि जो उनकी पोती है रानी चैटर्जी प्लेड बाय आलिया भट्ट, और वो उनसे जाके मुलाकात करते हैं और पहली ही नज़र में ये भाई साहब को वो ये तो नहीं कहूँगा प्यार हो गया है, लेकिन हाँ, ही इनफैक्ट बोथ ऑफ देम आर इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। और फिर ऑब्वियसली रानी एग्री करती है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी दादी से बात करती हूँ, अपनी दादी को जिक्र करती है कि आप किसी कंवल लुंड को जानती हैं, तो दादी ऑब्वियसली स्टन हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और फिर इन दोनों की मुलाकात जो जामिनी जी है, शबाना, दैट्स प्लेड बाय शबाना आजमी, तो वो कंवल लुंड को मिलने उनके घर आती है। अब वो आती है, बस मुश्किल से 1 आध मिनट की मुलाकात होती है और उन्हें लगता है कि शायद ये तो बेचारे बहुत बूढ़े और इनकी याददाश्त तो कमज़ोर है, और फिर वो जाने लगती है और तब एकदम से हमारे जो भाई साहब है जो इतने सालों से शायद व्हीलचेयर पे थे, एकदम से वो खड़े हो जाते हैं और वो गाने लगते हैं, आज आज जाने की जिद ना करो। खैर, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। हमारे वेटरन रोमियो वो चल के जाते हैं और वो जामिनी को किस कर लेते हैं। ये सब दृश्य ऑब्वियसली रंधावा परिवार के सामने है, और जाहिर है ये दृश्य देख के धनलक्ष्मी रंधावा वो काफ़ी नाराज़ होती है। तो खैर उसके बाद फिर रॉकी और रानी वो अपने दादा और अपने उनकी दादी को वो सीक्रेटली मिलाते हैं, उनको डेट पे लेके जाते हैं, जहाँ ऑब्वियसली फिर से वो पुरानी यादें और कविता शेर शायरी होती है। और इसी खैर इसके आड़े हमारे यहाँ रॉकी और रानी का भी फ्लिंग चालू हो जाता है, जहाँ पे इट्स वेरी ओपन, दे आर लार्जली इनटू ईच अदर फिजिकली, मैं कहूँगा। यस, दे डोंट गो द फुल कोर्स, लेकिन हाँ, इट्स अ फ्लिंग, बस इतना कहूँगा मैं। तो खैर ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी, क्या कुछ करण जौहर साहब क्या इस फिल्म द्वारा ये कुछ मैं कहूँगा एक क्वासी कुछ कुछ होता है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस समय तो ऐसा लगता है कि शायद ये कहानी विल बी मोर अबाउट कंवल एंड जामुनी देन रॉकी एंड रानी। खैर, लेकिन उसके बाद जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है तो फिर पहले तो इनका एक ब्रेकअप सा हो जाता है, क्योंकि रानी रॉकी से कहती हैं कि भाई हमारे परिवार अलग है, हम शादी नहीं कर सकते और ये सिर्फ फिलिंग है। फिर मैडम कश्मीर जाती है और तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं भैया, मेरी जो फीलिंग्स थी इस लड़के के लिए वो तो बिल्कुल रियल है। एंड देन ऑब्वियसली दे कम, दे फाइट एंड देन दे ऑब्वियसली फॉल इन लव अगेन। और तब ये दोनों एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना ऐसा करते हैं, क्योंकि रानी को डर है कि जो रॉकी का परिवार है, जो कि बहुत ही आलीशान दिल्ली के बहुत ही उबर रिच लोग हैं, और उनका जो स्वभाव है, उनके परिवार और इनके परिवार के बीच में कभी कोई मेल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वंस अगेन इट्स वेरी मच लाइक टू स्टेट्स। तो खैर फिर ये एक डिसीजन लेते हैं दोनों की, क्यों ना एक चीज़ करते हैं कि हम शायद 3 हफ्ते या 3 महीने के लिए कि तुम मेरे घर वालों के साथ उनके साथ रहो और मैं आपके घर वालों के साथ रहूंगी। यदि हम दोनों एक दूसरे के परिवार वालों को मनाने में सक्षम हो जाते हैं तो जाहिर है हम शादी कर सकते हैं। लेकिन खैर ऑब्वियसली ये काम आई थिंक रानी के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि रंधावा हाउस की जो मालकिन है हमारी धनलक्ष्मी, वो काफ़ी कंजर्वेटिव है और उनके मर्जी के खिलाफ उनके घर में कुछ होता नहीं। उनका जो एक बेटा है वो भी अपनी माँ का मैं कहूँगा एक मामाज बॉय है, और वो भी कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव है। तो ऑब्वियसली रंधावा हाउस होल्ड इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव हाउस होल्ड। यहाँ पे जो बेटियां हैं वो काम नहीं करती, और जो बहू है वो भी काम नहीं करती, उनका काम है ज़्यादातर सिर्फ किचन में रहना। तो खैर रानी के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी और जो हमारा पंजाबी मुंडा है रॉकी, वो जब बंगालियों के घर में आके रहता है तो ऑब्वियसली एक कल्चरल शॉक तो मिलेगा, बिकॉज जैसे बंगाली इस फिल्म में दिखाए गए हैं कि बहुत ही क्लासी है, और जो खासकर रानी की जो माँ है उन्हें तो एक फीमेल शशि तरूर ही कहा गया है। और जो रानी के पिता है वो एक सक्सेसफुल कथक डांसर है। और तो ऑब्वियसली एक पंजाबी व्यक्ति के लिए एक ऐसे घर में आना और एक उसके लिए तो एक कल्चरल शॉक ही रहेगा। तो अब सवाल यही है इस कहानी का कि क्या ये दोनों एक दूसरे के परिवार वालों को मना पाएंगे। और खैर कहना पड़ेगा कि ये फिल्म भले ही मेरे ख्याल से कई अच्छे इश्यूज, कई सोशल मैसेजेस पे ये आपको टच करती है, खासकर विच आर लार्जली क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की, लेकिन इसका जो स्क्रीन प्ले है वो हमें काफ़ी कमज़ोर लगा। जैसे ही जामनी और हमारे कंवल साहब मिलते हैं तो उसके बाद तो जैसे लग रहा है कि यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक में पुराने गाने हर कुछ मिनट के बाद बज रहे हैं, और तब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने शायद कोई
आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई ये कोई फिल्म का स्क्रीन प्ले है या फिर यहाँ पे कोई अंताक्षरी चालू है। तो खैर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी वाइज हमें तो इसमें नया कुछ नहीं लगा, क्योंकि यही चीज़ सिमिलर चीज़ आप टू स्टेट्स और डिसफंक्शनल फैमिलीज कपूर एंड सन और जो हमने एक तेलुगु फिल्म का भी जिक्र किया, तो आप बतौर दर्शक सोचते हैं कि करण जौहर साहब और उनके जो राइटर्स हैं कि आप इस फिल्म में क्या नया लेके आए हैं। हाँ, सोशल मैसेजेस वो सब ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक मजबूत स्क्रीन प्ले ना हो तो वो दर्शकों को कैसे बांधेगी। और ये फिल्म की जो लेंथ है 168 मिनट और काफ़ी लंबी है। हाँ, इसके अंदर कुछ पल है जहाँ सोशल मैसेजेस फिल्म में उभर के आते हैं और कुछ चीज़ों को तो बहुत मैं कहूँगा एक डायरेक्टली उसे एड्रेस किया गया है। अगर मैं कुछ कम शब्दों में कहूँ तो इस फिल्म में इसके अंदर एक कहूँ खट्टा मीठा एहसास है। अब इसके जो खट्टे मोमेंट्स हैं, अब उसके अंदर कितनी खटास है ये तो खैर इंडिविजुअल ओपिनियन पे आ जाएगा। रही बात मिठास की तो खैर टू बी ऑनेस्ट हमें तो इसमें इतना कुछ मीठा नहीं लगा। खैर अगर मैं बात करूँ हमारे रॉकी की तो ये कैरेक्टर मैं कहूँगा काफ़ी लाउड है, काफ़ी ओवर द टॉप है और इसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है। ये अपनी स्कारलेट फरारी में घूमता है। इसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि अपने खानदान का एक लौता वारिस है, तो इसके पास बेशुमार पैसा है। ये ज़्यादातर तो फिल्म में आप देखेंगे ये अय्याशियाँ ही करता है। हाँ, लेकिन ये कैरेक्टर कोई बुरा नहीं है या फिर ये एरोगेंट नहीं है। रणवीर सिंह, यस ही गेट्स टू एक्सप्लोर हिज फेमिनिस्ट साइड, खासकर उन सीन में जब ये भी कथक डांस करते हैं। बट फिर सवाल वही आ जाता है कि रणवीर सिंह आप तो ये चीज़ फेमिनिज्म तो पहले भी कुछ अपनी फिल्मों में या इवन ऑफ स्क्रीन एक्सप्लोर कर चुके हो। तो मुझे नहीं लगता कि दर्शक जो खासकर इवन रणवीर सिंह के डायहार्ड फैंस हैं उन्हें भी लगेगा कि जो यहाँ पे जो उनका किरदार है या जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीज़ वो उनके वास्तविक जीवन और पहली फिल्मों में भी देख चुके हैं। तो ओवरऑल कहना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली आई थिंक रणवीर सिंह फॉर ऑल हिज टैलेंट हैज ही लीव्स अस फ्रस्ट्रेटेड अगेन। खैर दूसरी ओर है हमारी रानी और आलिया भट्ट। ये कैरेक्टर मैं करूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो इसकी शुरुआत होती है कि कैसे ये पहले एक इंटरव्यू में एक लोकल नेता को बुलाती है और उन्हें लताड़ती है फॉर हिज सेक्सिस्ट एटीट्यूड विच ही थिंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो खैर यहाँ पे एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, बंगाली लड़की है, इंडिपेंडेंट वुमन है, स्ट्रॉन्ग उसके आइडियल्स है, उसके विचारधारा बहुत ही उच्च है। लेकिन जैसे वो भी जब रॉकी को देखती है तो कहीं ना कहीं वो भी फिसल जाती है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक डाइकोटमी है कि कैसे यकीन नहीं होता है कि एक लड़की जो इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज की है और बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो कैसे एक रॉकी जैसे लड़के उस पर इजीली लट्टू हो जाएगी। तो खैर जहाँ एक तरफ ऑब्वियसली आप लोगों को कहते हो कि समाज विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता है, सो फिर कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा रानी फॉल ड्रूलिंग ओवर सिक्स पैक एब और अ वेरी आउटलैंडिश रॉकी। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये भी तो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द बॉलीवुड हीरो हो गया है। आलिया भट्ट का जो काम है मुझे अच्छा लगा है और खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट सीन है जहाँ पे खासकर जो एक सीन है जब आलिया रणवीर के पिता से भेड़ उनसे तू मैं करती है, वो सीन में आलिया चीज वेरी वेरी मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग और जो उनकी आवाज निकल के आती है वो तो बिल्कुल आई थिंक दर्शकों के कान सुन कर देगी। शबाना आजमी जी की मैं बात करूँ तो आई थिंक शी इज द वन कैरेक्टर जो हमें बिल्कुल प्रिटेंशियस नहीं लगा, बिल्कुल एक नेचुरल उनकी परफॉर्मेंस हमें लगी है। जामिनी चैटर्जी की बंगाली कितनी अच्छी है ये तो खैर हमारे बंगाली दर्शक बताएंगे, लेकिन एज अ परफॉर्मर कहना पड़ेगा शबाना आजमी जी वंस अगेन प्रूव दैट व्हाई शी इज काउंटेड अमंग्स द बेस्ट इन द कंट्री। दूसरी ओर ऑब्वियसली हमारे धर्मेंद्र साहब है और आई थिंक जो इनके कवल लून की जो मैं कहूँगा एक फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस है उसे निभाने में काफ़ी सक्षम रहते हैं। लेकिन आप खैर आप बार सोचते हैं कि जब पहली बार जब आप कई सालों के बाद जब कवल इनसे मिलते हैं जामनी से और वो एकदम से व्हील चेयर पे खड़े हो जाते हैं और जब जामनी चली जाती है तो ये भाई साहब वापस व्हील चेयर पे आ जाता है। तो खैर ये कह सकते हैं बट दिस हैपेंस ओनली इन बॉलीवुड। आई थिंक वन ऑफ द लास्टिंग मेमोरीज ऑफ कवल लुंड इन दिस फिल्म इज कि जब वो एक डायलॉग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए फैमिली नहीं टूटनी चाहिए। तो खैर लेकिन उसी वक्त एक और डाइकोटमी आ जाता है कि आप सोचते हैं कि भाई ये आप अब कह रहे हैं लेकिन जिससे पहले जो आपने चीज़ें किए आपने जामनी या जो आपके रिस्पेक्टिव परिवार वाले कर रहे हैं तो वो एक्शन से तो बिल्कुल दे थ्रेट टू ब्रेक द फैमिली। और जया बच्चन आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर है इट इज इन सम वे एन एक्सटेंशन ऑफ अमिताभ बच्चन कैरेक्टर इन कभी खुशी गम। वहाँ पे तो खैर जया जी बेसिकली एक आदर्शवादी पत्नी का रोल प्ले कर रही थी जो जैसा उनके पति कहते हैं वो सुनती है दबती रहती है। और यहाँ ऐसा लगा है कि बस वो अपने वो अमिताभ बच्चन
कभी खुशी कभी गम के अमिताभ बच्चन के ही रोल में वो घुस गई है। एंड शी समवन जो स्टार्ट से एंड तक आप ये देखेंगे कैरेक्टर ये बदलता नहीं है, इसके चेहरे पे हमेशा गुस्सा रहता है। शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव और उनका जो बेटा है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। अब जया जी के बारे में दुर्भाग्य से लोग उनको एक इमेज देते हैं कि वो हमें एक बहुत गुस्से वाली है, और खासकर जब वो मीडिया से भिड़ती है, पेपराजीज को ताने मारती है, तो दुर्भाग्य से एक उनकी इमेज बन गई है दैट शी इज़ अ वेरी हॉट हेडेड बंगाली ओल्ड वुमन। लेकिन द गुड थिंग इज दैट उनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट यही थी। और कहना पड़ेगा कि इस फिल्म के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है और समथिंग सिमिलर या कुछ मैं कहूँगा ऐसी ही सिलसिला पहले भी हमने देखा है एक पुरानी फिल्म में। खैर हम यहाँ पे क्लियर कर दें, हम यहाँ पे कोई नेस्टी गॉसिप की बात नहीं कर रहे हैं। तो खैर बस ये कहूँगा कि जहाँ पे जया जी शुरू से अंत तक उनके चेहरे पे गुस्सा है, ये कैरेक्टर ऑब्वियसली लोगों को शायद इतना इम्प्रेस नहीं करेगा, लेकिन इसी में मेरे ख्याल से जया जी की जीत है। बाकी एक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को लायक है नहीं। यस, ऐसा नहीं कि वो कोई भी बुरे एक्टर्स हैं, बस ये कि जिस अंदाज में वो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं दिस जस्ट लुक वेरी प्रिटेंशियस, और द वे इट कम्स आउट ऑन द स्क्रीन प्ले वो बिल्कुल हमें कहूँगा एक स्टेज्ड परफॉर्मेंस लगती है। तो खैर आई वुड वंस अगेन ब्लेम द करण जौहर एंड हिज राइटर्स, बिकॉज ओवरऑल इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो आपको बांध के नहीं रखता है। हाँ, फिल्म में अगर कुछ चीज़ें अच्छी है तो मैं कहूँगा तो वो है जो प्रमुख है उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन। खासकर जो रंधावा हाउस होल्ड है जो बहुत ही लाजवाब है। आप देखेंगे कई ऐसे सीन्स है जहाँ पे जो सेट्स है कलरफुल है और दे लुक वेरी रिच ऑन द स्क्रीन। और दूसरी ओर फिर जो हमारा चैटर्जी परिवार है उनका जो एक दुर्गाल पंडाल का जो सीन है जहाँ पे एक गाना है, वो सीन जो पूरा माहौल रेड रेड कर रखा है, और जिस अंदाज में एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर अमृता बहल वो उसे प्रस्तुत करती है वो बहुत ही मैं कहूँगा इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन और कई जगह पे इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सिर्फ इन दो टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर कोई फिल्म चल नहीं सकती। दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि एक फिल्म चलती है तो उसकी कहानी से, उसके स्क्रीन प्ले से, एंड अनफॉर्चुनेटली वो हमें यहाँ रॉकी और रानी में काफ़ी कमज़ोर लगी। खैर अगर बात मैं करूँ रेटिंग्स की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 1.5 स्टार्स।